नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी द्वारा कुछ पूछे गए बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है। और मैं सबकी तरह एक ये नहीं आपको बोलूँगा कि इस मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, ऐसा मैं कुछ भी बोलने नहीं वाला हूँ। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है लास्ट तक। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो ही इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना या ना करना ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसलिए वीडियो को जरूर देखना पूरा। देखिए, इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जहां पर महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है पहला नागालैंड, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम और चौथा वेस्ट बंगाल। इनमें से आपको पहले खुद से सोचना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे रिलेटेड जैसे कि ये दूसरे स्टेट हैं, इनमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए जैसे कि नागालैंड है। ठीक है, तो इसमें हॉर्नबिल है। ठीक है, महोत्सव है। ठीक है, और इसके अलावा ये सेकरनी फेस्टिवल है। ठीक है, ये हो गए नागालैंड के। अरुणाचल प्रदेश में है लोसर फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, स्वांग फेस्टिवल, रेह फेस्टिवल। ठीक है, और मिजोरम में है चापचार कूट, मीमकूट, पावलकूट। ठीक है, और मेघालय में है खासी फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल और रानीकोर फेस्टिवल। ठीक है, और असम में है बिहू, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। वैसे मजोली फेस्टिवल, असम में जो असम की टी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको क्या है कि 2004 में जीआई टैग मिला था। ठीक है, ये बहुत फेमस है। फर्स्ट जीआई टैग था ये 2004 का, जो असम की जो टी है उसको मिला था। ठीक है, तो इसमें अम्बुबासी फेस्टिवल भी है। ये टोटल फेस्टिवल असम के हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से सन में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है, तो पहले में है 1956, 1947, 1948 या 1951। इनमें से आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा सन था। तो इसका आंसर है 1948। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1948 में लिया गया था, 1948 में। इसके अलावा क्या है कि और ये जो रेजुलेशन है इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है एक तरह से। और 1950 में क्या हुआ था कि प्लानिंग कमीशन आया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, और ये किसको फॉलो करता है, ये जो है एक तरीके से ये इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक न्यू सब्जेक्ट जोड़ा गया था, मतलब इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक तरह से एक न्यू सब्जेक्ट जोड़ा गया था यूनियन लिस्ट में, जिसको बोलते हैं कि टैक्सेस ऑन सर्विसेज, ये इसको बोला जाता है। तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो 88 या 62 या 56 या 78। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 88th अमेंडमेंट। ठीक है, ये किया गया था। ओके, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 लिस्ट दे रखी है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये कौन से 7 शेड्यूल होता है जो हमारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये तीनों लिस्ट होती है। ठीक है, इनमें से क्या है कि 7 शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है उसके 97 सब्जेक्ट हैं टोटल। ठीक है, और अब 100 सब्जेक्ट हो चुके हैं टोटल कुल मिला के। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या किया गया था कि बाद में जैसे 88th अमेंडमेंट, इसमें नए सब्जेक्ट जोड़े गए थे। ठीक है,
टैक्स वाला और सर्विस वाला, इसलिए अब पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट है अभी फ़िलहाल में, और पहले थे मतलब, और अभी है 66 आइटम्स इसमें कुल मिला के, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 का है, ठीक है, जो कि स्पेशल प्रोविज़न देता है नेशनल कैपिटल को, जो हमारी दिल्ली है ना, वो दिल्ली को ये एक तरीके से स्पेशल प्रोविज़न देता है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओके। इसके अलावा क्या है कि लॉ कैन नॉट बी मेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन 3 सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट नेम्ड पब्लिक, ठीक है, ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि एक तरह से जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इन तीनों एरिया में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीनों एरिया में एक तरह से लॉ नहीं बना सकती है, ठीक है। नियम कानून जो होते हैं एक तरीके से वो नहीं बनाए जा सकते, ओके। और जो हमारी कॉन्कन लिस्ट है उसमें 52 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है। और जो हमारा 78 एक तरह से अमेंडमेंट है उसमें क्या है कि एक तरह से जो 9th शेड्यूल है उसमें क्या है कि एक तरह से जो लॉ होते हैं, लॉ प्रेजेंट होते हैं, उनको कोर्ट से पहले चैलेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। और ये कब ऐड किया गया था 1951 में, ओके। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि 85 अमेंडमेंट बोलता है कि रिजर्वेशन प्रमोशन मिलता है किसको, शेड्यूल कास्ट ट्राइब कैंडिडेट्स को, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में, ठीक है ना। और इसके अलावा 87वां अमेंडमेंट बोलता है कि जो 2001 में नेशनल सेंसस पॉपुलेशन है उनको स्टेट वाइड, एक तरह से स्टेट वाइड क्या करेगा कि पार्लियामेंट्री सीट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इसके अलावा 88 अमेंडमेंट बोलता है कि अभी जैसे हमने देखा था ये वाला, इसका आंसर देखा था ये, तो यहाँ पर टैक्स और सर्विस की बात बोली गई है, ठीक है ना इसमें। और जो 91 अमेंडमेंट है 2003 का, इसमें बोला गया है कि एक पार्टी में सिस्टम होना चाहिए जिसको रिकॉग्नाइज किया जाए और मर्ज किया जाए इंटायर पार्टी ओनली, ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है। और 56 अमेंडमेंट है जिसमें ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्म करता है कि जो गोवा है, गोवा को एक स्टेट बनाया गया था और वहाँ से एक नई यूनियन टेरिटरी बनी थी, दमन एंड दीव, ठीक है। और जब गोवा बना था तो वो 25 स्टेट था, ठीक है, इंडिया का, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि 62 अमेंडमेंट एक्ट 10 साल के लिए रिजर्वेशन को एक्सटेंड करता है, एक तरह से बढ़ा देता है, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, मतलब SC ST के लिए, जो एक तरह से लोकसभा में उनको जो रिजर्वेशन मिला है उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट असेंबलीज होती है एज वेल एज नॉमिनेशन होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक तरह से, उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, उनको भी एक तरह से सीट मिलनी चाहिए, उनके पास भी एक राइट है, ठीक है, कि वो भी नॉमिनेशन कर पाए। इस तरह से ये पूरी PPT में बोला गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला गया है कि जो विक्ट्री सिटी है इसके ऑथर कौन है, तो इसमें बताना है करेक्ट आंसर आपको, ठीक है। तो सलमान रसूदी, ठीक है, जफ़र रसूदी, ये है जफ़र रसूदी, पद्मा लक्ष्मी, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि रूहुल्लाह खोमनी, ठीक है, ये यहाँ पर इसका बोला गया है, ओके। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा सलमान रसूदी, ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर होगा। इसके अलावा कुछ जैसे कि इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, वो बुक्स भी देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए जैसे कि ये बुक्स है और इनके ऑथर हैं। तो ये पहली है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर, ये जहाँ पर बोला गया है कि मेघनाथ देसाई है, ठीक है, इसके ऑथर एक तरीके से।
और जो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन, तो यहाँ पर है इसके अश्विन फर्नांडिस। ओके, तो इनके अलावा भी जैसे हैं, इसके अलावा जैसे कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, तो आर कौशिक, आर श्रीधर, ठीक है। और यह जड़ूनामा, तो जावेद अख्तर है इसके ऑथर, ठीक है। ह्यूमन एंटोनॉमी, तो अश्विन कुमार द्विवेदी है। ओके, और इसको तो हर किसी को पता होना चाहिए कि अम्बेडकर अ लाइफ, शशि थरूर, ये तो फेमस है, ठीक है, हर कोई इनको जानता है। और इसके अलावा जैसे ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, विक्रम संपत है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक तरह से रुपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी, पवन सिंह लाल, ठीक है। बियॉन्ड द मिस्टी वेल, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, आराधना जौहरी, ठीक है। फिर इसके द मैक मोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर, जे सिंह, ठीक है। और इसके अलावा चर्च टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, तो ये है श्री राम चौलिया। ओके, ये हो गए टोटल इसके ऑथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये एक बार ज़रूर खुद से करके देखना, ठीक है। और ये तो शायद सबको बच्चे को पता होना चाहिए, जो अच्छे से एक तरह से प्रिपरेशन करता है, पढ़ता है, जो कि एक तरह से क्लासिकल डांस होता है उत्तर प्रदेश का, वो होता है कथक, ठीक है। जैसे इसमें आंसर देख लेते हैं, ये है कथक। ओके, इसके अलावा भी कुछ डांस हैं, ठीक है। तो ये है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और घूमर राजस्थान का। इसके अलावा अब कुछ डांस आएंगे जिनमें से आपको नहीं पता होगा, आई एम श्योर। देखिए, इनमें से देखिए, जैसे कि अब मैं आपसे पूछ लूँ कि हजारीगिरी है, ये किस स्टेट का जो एक तरह से क्लासिकल डांस है या फोल्क डांस है, इनमें से बताइए, ठीक है। ये रूप भी पता होगा, ये उड़ीसी भी पता है, गिद्धा भी पता है, कुचिपुड़ी भी पता है, ठीक है। तो गिद्धा पंजाब का, उड़ीसी उड़ीसा का, ठीक है। कथक का भी जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, ये जैसे कि बताया अभी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसके अलावा झूमर, गरबा, शास्त्रीय, ठीक है, मणिपुरी। और इनके अलावा कभी देखना चाहो तो ये देखिए, पूरा लिस्ट बना के रखिए आपके लिए, ठीक है ना। तो इनमें भी देख सकते हैं कि असम में जो है ओजापाली, बिहू, अकिया नाट, ठीक है, ये तो शायद पहले बार ही सुना होगा, ठीक है। ये बिहार के हैं टोटल। ओके, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है, ये है पंथी है एक तरह से। और इनमें से अगर पूरे याद रखना चाहो तो पूरे भी आ सकते रखते हो, जैसे कि देखो, ये है गोवा का, फुगड़ी है, देखनी है, ठीक है, ये तारंगमई है। तो इनमें से पूरे याद रखना चाहो तो पूरे भी याद रख सकते हो, या तो फिर कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट है इनको भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो सवर्ण सिंह कमेटी है वो किससे रिलेटेड है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पहला, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, या 1984 में सिख रियोट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे एक तरीके से, और जलियांवाला बाग मैसेकर है। इनमें से चारों में से राइट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सवर्ण सिंह कमेटी से रिलेटेड है। ओके, और देखिए यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, ये जो सवर्ण सिंह कम्युनिटी है, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। इसके अलावा जो सवर्ण सिंह कमेटी है, इसमें क्या है कि 11th फंडामेंटल, जो 11 हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इसको ऐड किया गया था। और आर्टिकल जो 51 ये है ए, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। ओके, उसके बारे में बात करता है। ओके, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, तब इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और जो नानावती कमीशन था वो क्या है 2000 में आया था। उन्होंने एक तरह से 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, रियोट्स हुए थे, उनमें इन्होंने इसके लिए जो नानावती कमीशन को सेटअप किया गया था। ओके, और जो हंटर कमीशन था वो सेटअप कब किया गया था, जलियांवाला बाग के लिए, ठीक है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ओके,
तब थोड़ा आप बताइए कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर है वो कब हुआ था और क्यों हुआ था। अगर आप बताना चाहो तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बताना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने का एक यही मज़ा होता है कि एक तरीके से क्या होता है कि कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं रहता है, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़ रहे हो, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें से देखिए एक चीज़ तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे कहीं ना कहीं, जैसे कि ये कितने पॉइंट है, इनको एक तरह से इकट्ठा किया गया है, पीपीटी तैयार की गई है। इसके अलावा भी आप, जैसे कि मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा, आप भी मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाओगे ही सिखाओगे कमेंट में, ठीक है ना। जो मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी हो तो ये ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो एक दूसरे से सीख कर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। जो यहाँ पर एक इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक तरह से अटल टनल है वो वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, वो मनाली को और किससे कनेक्ट होता है, जो मनाली और किस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है ये कुल्लू को, शिमला को, जम्मू को या फिर लाहौल स्पीति को, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा लाहौल स्पीति को, ठीक है। और इसके अलावा कुछ फैक्ट जो हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल टनल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल्स को इनोग्रेट किया गया था। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, मनाली के अंदर, ठीक है ना। और इसमें मैप के अंदर देखना चाहोगे तो ये रहा, ठीक है, यहाँ से, ओके। इसके अलावा कुछ टनल्स और हैं, जैसे कि यहाँ सेला टनल्स है, ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर एक टनल और है, ये ब्रह्मपुत्र टनल्स, ठीक है। और इसमें कुछ प्रोजेक्ट भी है इस पूरे मैप के अंदर, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर जो इस अटल टनल की जो एक तरह से लंबाई है वो 9 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इसमें जो इसको बनाया गया है ये ब्रो के द्वारा बनाया गया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और इसमें जो लागत बनाने की आई थी वो आई थी 3,300 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये आपको बता ही दिया कि मनाली और लाहौल स्पीति वैली को एक तरह से कनेक्ट करता है। और थोड़ा ब्रो के बारे में जान लेते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, ठीक है, इसके अंडर में आती है। और इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1960 में, 7 मई 1960 को, ओके। इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में है। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू इसके एक तरह से फाउंडर थे। और जो इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? LT जनरल राजीव चौधरी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी क्रॉप है, फसल है जो प्लांटेशन क्रॉप्स है, ठीक है। ये वीट है, मस्टर्ड है, या फिर रबर है, या ऑयल सीड्स है। इनमें से आंसर खुद को एक बार ज़रूर सोच के बताना है, ओके। तो इसका आंसर होगा रबर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं जो कि प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है टी है, कॉफ़ी है, रबर है, कोको है, कोकोनट है, एयरकोनट है, फिर ऑयल पाम है, फिर पालीरत है, ठीक है, पामी रा है, ओके। और ये काजू है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ये कई बार इनमें से पूछ लिया जाता है कि खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल। तो इसको एक तरह से बोया कब जाता है, प्लांटेट कब किया जाता है? इसको बोया जाता है जून में और इसको काटा जाता है अक्टूबर में। और कौन कौन सी होती है खरीफ की फसलें? राइस होती है, कॉटन होती है, मेज़ होती है और ग्राउंड नट होती है, ठीक है। और जायद की फसल इनमें से कौन कौन सी है? ये इसको मार्च में बोया जाता है और काटा जाता है जून के अंदर, ओके। वैसे तो मैं इसको बिना देखे ही आपको बता सकता हूँ, बिना पढ़े, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी रबी, जायद, खरीफ कहाँ कहाँ पर कौन से टाइम में काटी जाती है और बोई जाती है, ठीक है। तो वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये हो गई जायद की फसलें, ठीक है। एक तरह से वेज में आती है, वेजिटेबल में, ठीक है। और ये हो गई रबी में, क्या हो गया? विंटर क्रॉप्स होती है जो
और ये समर क्रॉप्स होती है जायद की, और ये खरीफ की मानसून क्रॉप्स होती है, ठीक है ना। तो इसको बोया कब जाता है, नवंबर में, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है मतलब काटा कब जाता है, अप्रैल में, ठीक है। जो वीट हो गया, बरेली हो गया और पी हो गया, ठीक है, ये मटर और ग्राम हो गया, ठीक है ना, चने। ओके, इस तरह से ये सारी फसलें होती हैं, और ये प्लांटेशन वाली फसलें भी होती हैं, इनको भी याद रखिएगा। मतलब फसलों वाला जितना भी चैप्टर है ना, वो आपका पूरा ख़त्म कर दिया एक पीपीटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा इन्फेक्शस डिजीज़ है जो मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, जो एक इन्फेक्टेड इंसान है और जो एक अच्छा इंसान है, ठीक है, हेल्दी पर्सन, उसमें फैल जाएगा। और कौन सी ऐसी जो एक तरह से इन्फेक्ट कर देगा, कौन सी एक तरह सा एक सिम्टम होता है, लक्षण होता है जो आपको एक तरह से बीमार पटक देगा या आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जेनेटिक अबनॉर्मलिटी, ब्लड कैंसर या हाई ब्लड प्रेशर या स्नीजिंग एंड कफिंग। तो आई थिंक शायद ये भी सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा स्नीजिंग एंड कफिंग। और ये जैसे कि क्या होता है कि ये कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, देखिए जैसे इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं एक तरह से जो क्या होते हैं कि पैथोजेंस होते हैं, जिनकी वजह से ये डिजीज़ बन जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। और एक तरह से जो डिजीज़ होते हैं उनको दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इन्फेक्शन वाले डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो इन्फेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि HIV हो गया, HIV के अलावा टेटनस हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, कैंसर होता है, जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटी होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ये होते हैं। जैसे मतलब ये एक पर्सन को है तो एक ही पर्सन के आंसर जैसे अंदर रहेंगे, दूसरे पर्सन के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। और इनमें से जो ट्रांसमिशन होता है एक तरह से कैसे फैलते हैं, वो यहाँ पर कुछ इनके तरीके दिए हैं। जैसे कि क्या होता है कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, सलाइवा, सीमन, ब्लड etc, इनकी वजह से ये फैलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया कि जैसे कि ड्रॉपलेट्स होती है, एयरसोल जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में फैलते एक तरह से स्नीजिंग के द्वारा, खांसने के द्वारा और छींकने के द्वारा, तो उसकी वजह से भी ये फैल जाते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं उसके द्वारा भी ये फैल जाते हैं, ठीक है। और कॉन्टिनेंटेड मतलब कि ख़राब पानी और खाना खाने की वजह से भी ये फैल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट में कि ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। और चलो कमेंट करना तो छोड़ ही दो, एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो ये जो लाल था अब ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है। तो ये ब्लैक एंड वाइट वाला जो सब्सक्राइब का बटन है इसको ज़रूर दबा देना। और शेयर करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, और लाइक करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, बाकी डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन।